उधार की बहू। अरे दिया, तू अब तक तैयार नहीं हुई है? जल्दी कर बेटा, तेरे भैया भाभी के आने का समय हो रहा है। फ्लाइट लैंड हो चुकी है, वो लोग भी जल्दी ही आते होंगे। खुशी से झूमती हुई सरला जी ने अपनी छोटी बेटी से कहा, अरे माँ, आप कैसी माँ हैं? भैया ने बिना हमें बताए लड़की पसंद कर ली और उससे शादी भी कर ली, और आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपकी जगह कोई और माँ होती तो भैया को अपने घर और जिंदगी दोनों से ही बेदखल कर देती, पर आपने तो भैया को कुछ भी नहीं कहा। अपनी बड़ी ननद होने का फर्ज निभाते हुए दिव्या ने बोला। अपनी बड़ी बेटी की बात सुनकर सरला जी की आंखें नम हो गई थी, और वो ऐसे खुशी के माहौल में किसी का भी मूड नहीं खराब करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने तुम लोगों को ये बात पहले भी समझा रखा है, और आज आखिरी बार भी समझा रही हूँ कि ये सब बातें इस घर में दोबारा नहीं होनी चाहिए। अरे सरला, ये भी वैभव की बहन है, इनके भी कुछ अरमान रहे होंगे अपने भाई की शादी को लेकर। अब तुम्हारी तरह तो कोई इतना दरिया दिल होता नहीं है कि इतनी बड़ी बात आसानी से पचा ले। इसीलिए बच्चियां अपना दुख व्यक्त कर रही हैं और तुम उल्टा उन्हें ही डांट रही हो। कुर्सी पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सरला जी के पति सोहन जी ने कहा, और मम्मी, आज तो हम घर के लोग ये बात कर रहे हैं, कल को जब पूरे मोहल्ले को ये बात पता चलेगा तो पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू होगी। होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए दिया ने कहा। सरला जी वैसे भी अपने इकलौते बेटे के उठाए कदम से बहुत दुखी थी। ऊपर से घर का हर सदस्य सरला जी का हौसला बढ़ाने की जगह उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सरला जी ने पूजा की प्लेट एक किनारे रख दिया और अपने कमरे में जाकर कमरे को अंदर से बंद कर दिया। पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और आंखें बंद करके अपने गुजरे कल के बारे में सोचने लगी। सरला जी एक पुलिस वाले की लड़की थी। उनकी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था। पापा पुलिस में और माँ एक टीचर थी। सरला जी का जीवन बहुत सुख से बीता था, पर सरला जी के पिताजी पुलिस वाले होने की वजह से बहुत सख्त स्वभाव के थे। सरला जी के जैसे ही 12वीं के पेपर खत्म हुए तो उन्होंने दूसरे शहर से पढ़ाई करने की जिद की थी, जिसके लिए पहले तो उनके पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था, पर बड़ी कोशिशों के बाद आखिर सरला जी ने अपने पिता को मना ही लिया। दूसरे शहर में जाते ही सरला जी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर में उनके पिताजी के बड़े रोक टोक होते थे, पर यहाँ पूरी आज़ादी थी। सरला जी ने मन लगाकर पढ़ाई की और कॉलेज के आखिरी साल में उनकी मुलाकात सोहन जी से हुई और पहली नज़र में उन दोनों को प्यार हो गया। कॉलेज खत्म होते होते दोनों का प्यार गहरा होता गया और दोनों ने फैसला लिया कि वो अपने इस रिश्ते को शादी तक लेकर जाएंगे। पर पहले के वक्त में प्रेम विवाह करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए सरला जी और सोहन जी ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। सरला जी के पिता ने जब उन्हें शादी के जोड़ों में देखा तो उन्होंने कहा कि आज से तुम मेरे लिए मर गई हो और तुम्हारा इस परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है। और जब सोहन जी उन्हें अपने घर लेकर गए तो उनके परिवार वालों ने भी इस शादी को अपनाने से इनकार कर दिया और सोहन जी के सामने उनकी माँ ने एक शर्त रख दी थी कि अगर वो अपनी माँ और पूरा परिवार को चाहते हैं तो वो सरला को छोड़ दे, वरना सरला के लिए पूरा परिवार और माँ को छोड़ दे। अब सोहन जी के सामने समस्या तो बड़ी थी, पर सोहन जी ने सरला जी का हाथ थामा और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर वहाँ से बहुत दूर चले गए। पर जाते जाते सोहन जी की माँ ने सरला जी को आशीर्वाद की जगह बद्दुआ दी कि तुझे बेटा तो होगा, और जिस तरह तूने एक माँ से उसकी औलाद को छीनने का दर्द दिया है, वही दर्द और तड़प तुझे भी सहना पड़ेगा। अचानक ही गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सरला जी के कानों में पड़ी और वो अपने अतीत की यादों से बाहर आ गई और अपनी आंखों की नमी को पोंछकर पूजा की थाल लेकर बाहर चली गई।
घर की चौखट पर सरला जी, उनके पति सोहन जी और दोनों बेटियां बड़ी दिव्या और छोटी बहन दिया खड़ी थी। गाड़ी रुकी और उसमें से पहले वैभव उतरकर बाहर आया। आज वैभव पूरे 2 साल के बाद अपने घर लौटा था। जब सरला जी ने अपने बेटे को 2 साल बाद देखा तो उनकी आंखों से आंसू की लड़ियां बहने लगी। वैभव अपने परिवार वालों के पास आने की बजाय पहले गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपनी पत्नी वैभवी को उतारने लगा। पत्नी की इतनी चिंता देखकर दिव्या ने अपनी माँ के कान भरते हुए कहा कि देखा माँ, भाई कैसे अपनी पत्नी के पल्लू से बंध गया है। लव मैरिज होती ही ऐसी है, लड़के को जोरू का गुलाम बना देती है। तभी दिया ने बीच में कूद कर बोला कि हाँ, तभी पापा हमेशा मम्मी का सपोर्ट करते हैं। तब तो मैं भी लव मैरिज ही करूंगी, मुझे भी अपने पति को अपना गुलाम बनाना है। दिया की बात सुनकर दिव्या को बहुत गुस्सा आया और उसने दिया को डांट कर चुप करा दिया। सरला जी को बहुत डर था कि शहर में रहने वाली लड़कियां बहुत ही फैशनेबल होती हैं और ऊपर से जिन लड़कियों की लव मैरिज होती हैं तो वो अपनी मर्जी से ही सब पहनती है, तो कहीं मेरी बहू भी तो ऐसी ना होगी। लेकिन जब वैभवी गाड़ी से उतरी तो उसने लाल रंग की सिल्क की बहुत ही सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी और बहुत ही सादगी से तैयार थी, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। और सुंदर तो इतनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे चांद आसमान से उतरकर सरला जी के आंगन में आ गया हो। वैभवी को देखकर दिया के मुंह से निकल गया कि माँ, भाभी तो कितनी सुंदर है, तभी भैया ने इनसे शादी कर ली, वरना इतना सुंदर माल अपने हाथ से छोड़ता कौन है। दिव्या की हर बार अपनी माँ के कान भरने की कोशिश दिया के बीच में बोल देने की वजह से पूरी नहीं हो पाती थी। इसीलिए दिव्या ने दिया को डांटते हुए कहा कि तेरा हर बार बीच में बोलना जरूरी है क्या, थोड़ा चुप नहीं रह सकती है। दिव्या ने कहा कि इतनी अकल इस लड़की में नहीं है माँ, पक्का ये सब वैभव ने इससे ये सब करने के लिए बोला होगा। अब देखना, जब ये हमारे पैर छूने की बजाय हाय हेलो करेगी तब इसकी असलियत पता चलेगी। सरला जी का मन एक तो पहले ही अपनी सास की बद्दुआ से घबराया हुआ था, ऊपर से दिव्या हर बार उनके कान में किसी न किसी बात को लेकर वैभवी के खिलाफ शक पैदा कर रही थी। वैभवी जब घर की चौखट के पास आई तो उसने अपने साड़ी के आंचल से अपना सिर ढका और पहले अपने सास ससुर और फिर अपनी दोनों ननदों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वैभवी की इस हरकत को देखकर सरला जी को थोड़ा सुकून और दिव्या को बहुत सारी जलन हुई। वैभव ने भी अपने माता पिता दोनों के पैर छुए और अपनी बड़ी बहन दिव्या के भी पैर छूने लगा। तभी दिव्या ने उसे अपने गले से लगा लिया और वैभवी को भाई बहन का प्यार दिखाने के लिए ओवर एक्टिंग करने लगी। ओह वैभव, कितना वक्त लगा दिया तुमने घर आने में, ऐसा भी भला कोई करता है अपने परिवार वालों के साथ। वैभव ने कहा कि माफ करना दी, मैं तो बस। तभी दिव्या ने कहा कि मुझे पता है तू आना भी चाहता रहा होगा, तो कुछ लोग तेरे कान भर देते होंगे कि शादी के बाद घर जाने की क्या जरूरत है। दिव्या ने वैभवी की तरफ देखकर उसे ताना मारा। वैभवी दिव्या के ताने बहुत अच्छे से समझ रही थी, पर वो चुपचाप खड़ी थी। तभी दिया अपने भाई की खुशी से उछलकर गले लग गई और कहा कि क्या भाभी लाए हो भैया, सच में मन खुश कर दिया आपने तो। इतनी सुंदर भाभी अगर मम्मी और दिव्या दीदी ढूंढने जाते तो भी नहीं ढूंढ पाते। दिया की बात सुनकर वैभव ने स्माइल की, पर दिव्या ने दिया को जोर से डांटकर चुप करा दिया। फिर सरला जी ने अपनी बहू वैभवी का गृह प्रवेश करवाया। वैभवी को भी ये सब बहुत अजीब लग रहा था, पर बेचारी वैभवी चुपचाप वैभव के घर के सारे नियम मान रही थी। अब हॉल में वैभव, वैभवी, सरला जी, सोहन जी, दिव्या और दिया सब साथ में बैठे हुए थे। तभी सरला जी ने कहा कि तुम लोग थक गए होंगे, मैं तुम लोगों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। इतना कहकर जैसे ही सरला जी किचन की तरफ जाने लगी,
तभी दिव्या ने कहा कि अरे मम्मी, अब बहू आने के बाद भी आपको काम करना पड़े तो फिर वैभव के बिना बताए शादी करने का क्या मतलब? क्यों, है ना वैभव? वैभव भी अपनी बड़ी बहन की बातों को समझ रहा था, इसलिए उसने अपनी बहन की बात का कोई खंडन नहीं किया और वैभवी से कहा कि जाओ वैभवी, सबके लिए चाय नाश्ता बना दो। वैभव के इतना कहते ही वैभवी उठकर किचन की तरफ जाने लगी। तभी दिव्या ने वैभवी को रोकते हुए कहा कि तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? वैभवी कुछ बोलती कि तभी वैभव ने कहा कि अरे दिव्या दी, वैभवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप खाएंगी तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। वैभव के इतना कहते ही दिव्या ने गुस्से से वैभव की तरफ देखा तो वैभव चुप हो गया। तब दिव्या ने कहा कि तुम बुरा मत मानना वैभवी, पर वो क्या है ना कि मैंने बहुत सुना है कि लव मैरिज वाली लड़कियां खाने से ज्यादा अपने मेकअप पर ध्यान देती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं तुम भी तो उन्हीं लड़कियों में से नहीं हो। वैभवी ने तुरंत दिव्या से कहा कि नहीं दीदी, मुझे सब बनाना आता है, आपको जो खाना है आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए वो सब बना दूंगी। दिव्या को वैभवी का ऐसे पलट कर जवाब देना बहुत खल गया, पर वो सबके सामने अपनी नाराजगी दिखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए दिव्या ने कहा तो ऐसी बात है तो बिल्कुल तुम जाओ और किचन में जाकर पापा मम्मी के लिए प्याज के पकौड़े, वैभव के लिए पनीर के पकौड़े, दिया के लिए आलू के और मेरे लिए बैगन के पकौड़े और साथ में अदरक वाली चाय बनाकर ले आओ। इतना सब सुनकर भी वैभवी ने कुछ नहीं कहा और हाँ में सिर हिलाकर चली गई। सरला जी धीरे से दिव्या के पास गई और उन्होंने उससे कहा कि ये सब क्या है दिव्या बेटा? वो बेचारी अभी तो आई है घर में, इतना दूर का सफर करके वो थक गई होगी, कम से कम आज उसे आराम करने देती, कल से उससे जो मर्जी होता वो करवा लेती। क्या सोचेगी वो हम लोगों के बारे में कि वैभव के परिवार वाले कैसे हैं? दिव्या ने गुस्से में कहा कि अच्छा, जब बिना किसी को बताए इस परिवार के लड़के से शादी कर रही थी तब उसने नहीं सोचा कि उसके परिवार वाले क्या कहेंगे? तो अब जब वो इस घर की बहू बन गई है तो उसे भी तो शादी का असली मजा आना चाहिए, जिससे वो कभी किसी को लव मैरिज करने की सलाह ना दे। और माँ आप जैसी ही सास होती है जो अपनी बहू को बेचारी बोलकर उसे अपने सिर पर पहले तो चढ़ा लेती हैं और फिर बाद में जब वही बहुएं सिर पर चढ़कर नाचने लगती हैं तो फिर खुद को कोसती हैं कि कैसी बहू दी है भगवान ने। अरे भगवान ने तो बहू दे दी, अब उसे कैसे रखना है ये तो सास के हाथों में होता है। और मैं आपको बता रही हूँ माँ, ये लव मैरिज वाली बहू ना बहुत ही चालाक होती हैं, पहले घर के लड़के को फंसाती है और फिर पूरे घर को। इसीलिए अब आप अपना स्वभाव अपनी बहू के लिए थोड़ा कठोर कर लीजिए, तभी आपकी इस घर में चलेगी, वरना फिर बहुएं कैसी कैसी होती हैं ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। दिव्या की बात सुनकर सरला जी सोच में पड़ गई कि वैसे दिव्या कह तो ठीक रही है, आजकल फोन की रील में कैसी कैसी बहुएं देखने को मिलती हैं, अगर ये भी वैसी हुई तो फिर तो मेरी सास की बद्दुआ मुझे लग जाएगी और मेरा बेटा मुझे से दूर हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपने इकलौते बेटे को खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं होने देना चाहती हूँ। सरला जी अपने मन में आए इन सवालों से घिरी हुई थी कि तभी सरला जी के सामने पकौड़े की खुशबू आने लगी और उनका ध्यान टूटा और उन्होंने देखा तो उनके सामने तरह तरह के पकौड़े रखे हुए थे, जिनकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि सबके मुंह में पानी आ गया। दिया ने तो झट से एक पकौड़ा उठाया और खाने लगी। तभी उसने पकौड़ा खाते खाते कहा कि भाभी ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैंने तो ऐसे आलू के पकौड़े कभी नहीं खाए हैं, मन तो कर रहा है कि आपके हाथ चूम लूं। तभी वैभवी ने मुस्कुराकर कहा कि आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, और मैं आपको बता दूं ये आलू के पकौड़े नहीं बल्कि बैगन के पकौड़े हैं। ये सुनकर
दिया ने कहा, सच भाभी? मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये आलू है या फिर बैगन। मुझे तो बस इसकी खुशबू ने अपनी ओर खींचा और मैंने खाना शुरू कर दिया। इसके बाद वैभवी ने सबको उनकी पसंद के पकौड़े और चाय दी। तभी दिव्या ने देखा कि वैभवी ने सबके पकौड़े बनाए हैं पर पनीर के पकौड़े नहीं बनाए हैं। ये देखकर दिव्या को एक और मौका मिल गया। तभी उसने वैभवी को थोड़े सख्त लहजे से कहा कि तुम्हें घर में आए एक दिन भी अच्छे से नहीं हुए और तुमने अपने से बड़ों की बात काटना शुरू भी कर दिया और अपनी मनमानी करनी भी। दिव्या की बात सुनकर वैभवी थोड़ी घबरा गई और उसने तुरंत दिव्या से पूछा कि क्या हुआ दीदी, मुझसे क्या गलती हो गई? तब दिव्या ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था वैभव के लिए पनीर के पकौड़े बनाने को, पर तुमने मेरी बात का मान नहीं रखा और पनीर के पकौड़े नहीं बनाए। वैभवी ने तुरंत दिव्या से कहा कि नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, मैंने पनीर के पकौड़े बनाए हैं पर मैंने वैभव को नहीं दिया है। वैभवी की बात सुनकर दिव्या फिर से चिढ़कर बोली, अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अपने पति का नाम नहीं लेते हैं? वैभवी दिव्या की बात सुनकर एकदम खामोश हो गई और उसने फिर दिव्या से माफी मांगते हुए कहा कि माफ करिएगा दीदी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तब दिव्या ने वैभवी को ताना मारते हुए कहा कि क्यों, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? दिव्या के इतना बोलते ही बीच में वैभव बोल पड़ा और उसने अपनी बहन से कहा कि दी, वैभवी की गलती पर आप उसके परिवार वालों को क्यों बीच में ला रही हो? अरे वो बाहर शहर में रही है और शहर में तो इतना सब चलता ही है। तभी बीच में दिया बोल पड़ी कि अब दीदी को इस बारे में क्या पता, ना तो कभी वो इस घर से बाहर गई है और ना ही उनकी अभी तक शादी हुई है। दिया के इतना कहते ही दिव्या को बहुत गुस्सा आ गया और वो यहाँ से बिना कुछ खाए ही अपने कमरे में चली गई। दिया के ऐसा बोलने पर सरला जी ने दिया को बहुत डांटा और दिव्या से माफी मांगने के लिए कहा। दिया को भी घर वालों की डांट से एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही पर उसने अपनी बहन का दिल दुखा दिया है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए अपनी बहन से माफी मांगने चली गई। वैभवी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो बहुत थकी भी थी, इसलिए उसने वैभव से इशारे में आराम करने के लिए कहा, जिस पर वैभव ने भी मौका देखकर अपनी माँ से कहा कि माँ, अब आप अपनी सारी रस्में वैभवी से बाद में करवा लीजिएगा, अभी उसे आराम की बहुत जरूरत है। सरला जी कुछ कहती कि तभी वैभव और वैभवी वैभव के कमरे में चले गए। सरला जी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि उनकी बहू ने एक बार भी उनसे कमरे में जाने की इजाजत नहीं मांगी, उल्टा इन सब में उनके लड़के को फंसा दिया। सरला जी एक तो बेटे के बिना बताए शादी करने के फैसले से बहुत नाराज थी, ऊपर से उन्हें वैभव के पैदा होने के बाद से ही अपनी सास की कही एक एक बात जहन में रहती थी और बची हुई कसर दिव्या अपनी माँ के कान भर कर रही थी, जिसका परिणाम ये हो रहा था कि अब सरला जी भी दिव्या की सोच के अनुसार वैभवी को देखने लगी थी। सरला जी शादी के बाद अपने पति के साथ एक नए शहर में जाकर बस गई और उन्होंने यहीं से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। उनके पति के पास काम नहीं था तो शुरू में सरला जी को बहुत मुश्किल भरे दिन गुजारने पड़े, पर धीरे धीरे वक्त बदला और सोहन जी की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई और उनके हालात सुधर गए। शादी के कुछ महीने बाद ही सरला जी प्रेग्नेंट हो गई और उन्हें अपनी सास की कही बात याद रहने लगी। वो दिन रात भगवान से बस बेटी पैदा हो ऐसी मनोकामना मांगने लगी और उन्हें पहली संतान एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने दिव्या रखा। दिव्या के 2 साल बाद एक बार फिर सरला जी प्रेग्नेंट हुई और इस बार भी वो बेटी की कामना करने लगी, पर इस बार सोहन जी एक बेटा चाहते थे और इस बार सरला जी के मन का नहीं बल्कि सोहन जी के मन का हुआ और सरला जी को दूसरी औलाद बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने वैभव रखा। एक बेटा पैदा करने की खुशी सरला जी को बहुत थी, पर उससे कहीं ज्यादा अपनी सास की बद्दुआ का उन्हें डर भी था। वक्त के साथ सरला जी ने इस बात को भूलना शुरू कर दिया और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगी।
तभी एक बार फिर सरला जी को पता चला कि वो माँ बनने वाली हैं। लेकिन इस बार सरला जी औलाद पैदा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपना अबॉर्शन करवा देंगी। पर हॉस्पिटल जाकर पता चला कि उनके पेट में आए बच्चे को 4 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है, इसलिए उन्हें ये औलाद पैदा करनी ही होगी। और इस बार फिर से उन्हें एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने दिया रखा। दिव्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी, जिसके साथ ही वो अब अपने बड़े होने का दायित्व भी उठाने लगी थी, अपने छोटे भाई बहनों पर अपनी हुकूमत करके। अब घर में दिव्या सबसे बड़ी थी, इसीलिए सरला जी और सोहन जी भी उसी की साइड लेते थे और वैभव दिया को अपनी बड़ी बहन की हर बात माननी पड़ती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि दिव्या के अंदर ये भावना जन्म ले लिया कि इस घर में अब सिर्फ उसकी ही चलती है और हमेशा ही चलती रहेगी, जिसकी वजह से आज वैभवी को भी खरी खोटी सुनाने में दिव्या ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। धीरे धीरे सरला जी के तीनों बच्चे बड़े होने लगे। दिव्या की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई और अब उसके लिए सरला जी ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अब वैभव भी बड़ा हो गया था और उसे भी आगे की पढ़ाई करनी थी, जिसके लिए वो दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता था। सरला जी अपने बेटे के इस फैसले के खिलाफ थी और सोहन जी का अपने बेटे के प्रति प्रेम कुछ ज्यादा ही था, जिसकी वजह से उन्होंने वैभव को उसकी मर्जी की पढ़ाई करने की अनुमति दे दी। दिव्या के लिए बहुत रिश्ता ढूंढने के बाद भी दिव्या को अपने स्वभाव की वजह से कोई भी रिश्ते पसंद नहीं आ रहे थे। वो हर लड़के में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी और उसका रिश्ता कहीं भी पक्का नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से सरला जी और सोहन जी बड़े परेशान थे। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए थे कि अब दिव्या के लिए रिश्ते आना ही बंद हो गए थे। साथ ही अब दिया भी कॉलेज में पहुंच रही थी और वो भी बड़ी हो रही थी, इसीलिए अब सरला जी को दिव्या की जगह पर दिया के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए, जिस पर दिव्या और भी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई। दिव्या की हालत देखकर अब सरला जी ने अपने बेटे वैभव के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था, पर दिव्या इसमें भी पीछे नहीं रही। अपने रिश्ते के बाद उसने अब वैभव के लिए आने वाले रिश्तों में भी कमी निकालना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब वैभव की शादी में रुकावट आने लगी थी। अब दिव्या बड़ी हो गई थी और वो अपनी माँ के चेहरे की परेशानी को बहुत अच्छे से समझ सकती थी कि जब भी उसकी माँ अपने बेटे के लिए बहू देखने जाए तो क्यों वो लड़की के बारे में एक एक बात पूछती थी। इसीलिए एक दिन दिव्या ने अपनी माँ से इसकी वजह पूछ ही ली। अब सरला जी भी वर्षों से इस डर से अकेले ही जूझ रही थी और अब दिव्या भी उनकी बेटी थी, इसीलिए उन्होंने ये बात दिव्या को बता दी। इस बात को जानने के बाद दिव्या ने अपनी माँ का डर कम करने की जगह पर उसे और बढ़ा दिया। अब तो वो अपनी माँ को तरह तरह के ख्यालों से डरवाने लगी, जिसकी वजह से अब सरला जी ने भी अपने बेटे के लिए लड़की में हजार अच्छाई ढूंढने लगी और जिस भी लड़की को वो देखने जाती उसको लेकर हजार सवाल करती। फिर एक दिन अचानक ही सरला जी को एक लड़की पसंद आ गई, जिसका अप्रूवल दिव्या से भी मिल गया उन्होंने तुरंत अपने बेटे को कॉल किया और इस रिश्ते के बारे में बताया। अपनी माँ की बात सुनकर वैभव ने तुरंत अपनी माँ को बताया कि उसने यहाँ अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। ये खबर सुनते ही सरला जी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये खबर जब सरला जी ने अपने घर में सबको बताई तो सब ने इस शादी को अस्वीकार करने का फैसला लिया। पर सरला जी ने सोचा कि अगर मैंने इस शादी को अस्वीकार कर दिया तो मेरा बेटा कभी भी घर लौटकर वापस नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर इस शादी को स्वीकार कर लिया और घर में भी सबको इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। दिव्या को इस बात से बहुत चिढ़ हुई कि उसके छोटे भाई ने बिना उसके मर्जी के शादी कैसे कर ली और फिर अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई है तो मुझसे छोटा होकर पहले अपनी शादी के बारे में कैसे सोच सकता है। ऐसे ही न जाने कितने सवाल दिव्या को उसके भाई और भाभी के लिए भड़काते चले गए और अब वही वक्त है जब दिव्या एक एक करके वैभवी से बदला ले रही थी। वैभवी कमरे में पहुंचते ही सबसे पहले अपना घूंघट हटाई
और खिड़की के सामने जाकर गहरी सांसें लेने लगी। वैभवी को ऐसा करता हुआ देखकर वैभव ने कहा कि अब समझ में आया कि एक बहू बनना इतना आसान नहीं है। तब वैभवी ने तुरंत पलटकर कहा कि मैं तो उधार की बहू हूँ। वैभवी के ऐसा कहते ही वैभव ने उसे गुस्से से देखा और वैभवी तुरंत चुप हो गई। वैभवी ने देखा कि उसकी बात से वैभव का मूड खराब हो गया है, तो वो धीरे धीरे वैभव के पास गई और उसे गुदगुदी लगाने लगी, जिसके बाद वैभव की हंसी ही नहीं रुक रही थी। वैभवी ने कान पकड़कर वैभव से माफी मांगी और वैभव ने भी उसे माफ कर दिया। लेकिन अब वैभवी गुस्से से बोली कि यार ये सब क्या है? तुम्हारे घर वाले क्या अलग दुनिया में रहते हैं? यार तुम्हारा घर छोटे शहर में है, पर इंटरनेट तो 5G ही चलता है यहाँ भी। ये सब रीति रिवाज कौन मानता है आज की दुनिया में? और तुम्हारी बड़ी बहन कैसे मुझे हर बात के लिए टोकती है, जैसे मैं उनकी भाभी नहीं बल्कि उनकी दुश्मन हूँ। यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि बहू होना एक किस्मत की बात है या फिर एक जुर्म है। जिसे देखो वो मेरे साथ एक कैदी की तरह बर्ताव कर रहा है, और तुम वैभव किसी से कुछ बोल भी नहीं रहे हो। क्या इसी दिन के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे? वैभव चुपचाप वैभवी की बातों को सुनता रहा और फिर जब वैभवी चुप हो गई तब उसने कहा कि वैभवी तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ और कैसे कहूँ। एक तो मैंने अपने माँ पापा से अपनी शादी का हक छीन लिया, उनका मुझ पर ऐसे नाराज होना जायज़ है। और फिर दिव्या दीदी मुझसे बड़ी है, उन्होंने मुझे माँ से भी ज़्यादा प्यार किया है, उनके भी कुछ सपने रहे होंगे मेरी शादी को लेकर। आखिर मैं इस घर का इकलौता बेटा और इकलौता भाई हूँ। वैभवी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ वैभव, पर उन्हें तुमसे नाराजगी है तो अपना गुस्सा तुम पर निकाले ना। मुझे क्यों तुम्हारे हिस्से की नाराजगी सहनी पड़ रही है? और अरे मैंने थोड़ी कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए। मैंने जो किया वो मैंने अपनी मर्जी से किया, और तुमने जो किया वो तुमने अपनी मर्जी से किया। वैभव ने कहा कि मैं भी तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, पर वैभवी दुनिया की रीत यही है, हर घर की गलती उस घर का लड़का करता है और बातें उस घर की बहू को सुननी पड़ती है। इसीलिए तुम्हारे या मेरे चाहने से अब कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें यह सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। और हाँ एक बात, तुम मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत करना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा या फिर तुम्हारे पक्ष में जाकर अपने घर वालों से लड़ूंगा। लेकिन हाँ, मैं उनके पीछे भी तुमसे आकर नहीं लड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारी नहीं वैभवी बल्कि हर बहू की है। इसीलिए तुम्हें अपनी ये लड़ाई खुद लड़नी होगी और इस घर में अपनी जगह खुद बनानी होगी। वैभवी वैभव की बात सुनकर कुछ नहीं बोली और वहां से उठकर खिड़की के पास चली गई। वैभव उसके पास गया और उसने कहा कि मैं जानता हूँ वैभवी, मैंने तुमसे जो भी कहा है उसे सुनने के बाद तुम्हें खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि आखिर तुमने क्यों मुझ जैसा इंसान को चुना। पर सच कह रहा हूँ वैभवी, एक बार ठंडे दिमाग से तुम सोच कर देखो तो तुम्हें एक बेटे और पति की हालात का पता चलेगा। इतना कहकर वैभव फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया और वैभवी खुद ही से बात करने लगी कि काश ये सब बातें अगर एक लड़का शादी के पहले ही अपनी होने वाली पत्नी से कह दे तो लड़की भी सोच समझकर अपना जीवन साथी चुने। कम से कम वो जो भी करे सब कुछ जानने के बाद करेगी, उसे बाद में तो अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं होगा, जैसा कि आज मेरे साथ हो रहा है। आखिर मैं कैसे वैभव की फैमिली को समझाऊं? अरे वो लोग मुझे पसंद ही नहीं करते तो वो लोग मुझे स्वीकार कैसे करेंगे? ये बात वैभव ने तो बहुत आसानी से कह दी कि वो अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जाएगा, तो फिर उनके खिलाफ जाकर इतना बड़ा कदम ही क्यों उठाया? अरे ये मर्द भी ना अपने हालात देखकर अपनी चाल बदल लेते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि एक मर्द कभी किसी का सगा नहीं होता, जब तक पत्नी के साथ तो पत्नी की गुलामी, और जब अपनी माँ के साथ तो अपनी माँ की जी हुजूरी।